चैप्टर नंबर 11 में हमें किस सेंस ऑर्गन की बात करनी है? ह्यूमन आई. आई इज अ सेंस ऑर्गन which helps the human being or the living organisms to see. Located कहाँ है? आई सॉकेट्स पे. आई सॉकेट्स कहाँ है? स्कल के अंदर. स्कल का एक और काम है सर, पता है किसी को? स्कल ब्रेन की प्रोटेक्शन. डायमीटर ऑफ द आई बॉल लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर. सर एग्जाम में आएगा ये? नहीं सर. फिर क्यों लिखा है? ऐसे लिख दिया, मन कर रहा था. सर आ गया वो. चलो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. सर लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, एक बार ओवरव्यू लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सर कॉर्निया बताना. कॉर्निया, इट इज द आउटरमोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट. इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. जो आपका आउटरमोस्ट कन्वेक्स पार्ट शो होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया. मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाती है. सर आगे बताओ. लेंस, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है. जो आपकी इमेज बनती है इस लेंस की वजह से कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड. सर रियल इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि लेंस कैसा होता है? ये कन्वेक्स. दिस इज अ कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना. लाइट का कन्वर्जन कहाँ पे होगा? रेटिना. सर रेटिना आया है, रेटिना बताना क्या होता है? ये लो. रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. लास्ट क्लास में बताया था लाइट सेंसिटिव सेल्स दो टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स कब देखने में हेल्प करते हैं? सर नाइट के टाइम पे. और कोन्स दिन के टाइम पे. सर दो चीजें और आई हैं, प्यूपिल और आइरिस. आप देख किसकी वजह से पाते हैं? सर लाइट की वजह से. मतलब अगर आपकी आईज में लाइट एंटर नहीं करेगी तो आप नहीं देख पाओगे, ऑब्वियसली बात है. तो लाइट की एंट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्यूपिल के ऊपर. प्यूपिल का साइज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा लाइट की एंट्री होगी. प्यूपिल का साइज जितना कम उतनी कम लाइट की एंट्री. तो कैसी बात कर रहे हैं? दोस्तों ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं. ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं, सन ग्लासेस. तो प्यूपिल होते हैं. अरे मुझे अच्छा, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं उसके बाद चश्मा. बेटा वो प्यूपिल के साइज के लिए नहीं होता. बताओ. अभी तो तुम किसी दिन आके बोल दोगे सर वो बैसाखी लेके क्यों चल रहा है, वॉकर लेके क्यों चल रहा है? क्यों? बेटा उसकी टांग में प्रॉब्लम है. माना कि संयम सीधा नहीं बैठ पाता, इसका मतलब ये थोड़ी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो उसकी आदत. सर एक चीज बताओ, प्यूपिल जिस टाइम लाइट एनवायरमेंट में ज्यादा होगी उस टाइम पीपल का साइज बड़ा होगा या कम होगा? ज्यादा या कम होगा? कम होगा. कम वाले कितने और ज्यादा वाले कितने हैं? सर कम वाले 1 2 3 4 5 और ज्यादा वाले सर बाकी रिमेनिंग. अगर आप जहां से सीधा धूप में बाहर निकलते हो आपकी आंखें बहुत बड़ी खुली रहती है, बंद होती है ना? सर क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे रूम में होते हो उस टाइम पे आपकी लाइट, आंखों को लाइट ज्यादा चाहिए तो पीपल का साइज बड़ा होगा. जब आप अंधेरे में होते हो तब पीपल का साइज बड़ा होगा. जैसे ही आप बाहर निकलते हो पीपल का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा था. बाहर गए, अरे आंखों चौंधिया गए, धूप में ऐसा होता है ना. अब बाहर जाते ही आपकी पीपल का साइज तो वही था जो अंधेरे वाले रूम में था. लाइट एकदम से बहुत ज्यादा एंटर करेगी तो आपका पीपल का साइज बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. अरे भैया क्या हो गया, ये अंधे हो जाएंगे. लेकिन पीपल का साइज कौन कंट्रोल करता है? सर आइरिस. आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द pupil. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, लेंस. 5 चीजें हो गई. सर इसके बाद क्या है? फार पॉइंट और नियर पॉइंट याद है? नियर पॉइंट कितना होता है ये बताएगा? 25 सेंटीमीटर. और फार पॉइंट? सर और बताओ. पावर ऑफ अकोमोडेशन याद है कुछ? किसकी प्रॉपर्टी है ये? The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. अब focal length adjust किसकी हेल्प से करता है? वो ciliary muscles की हेल्प से. Focal length increases when the ciliary muscles get relaxed and lens gets thin.
और इसका ऑपोजिट मतलब सर, अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमने कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे सर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया को और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। दूर की चीजें क्यों नहीं दिखती, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्ज हो रही है रेटिना से पहले। रेटिना से पहले अगर कन्वर्ज हो रही है तो उसे डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हो, कनकेव लेंस। तो करेक्टिव लेंस कौन सा यूज होता है मायोपिया के लिए, कनकेव लेंस। सर मायोपिया होता किस वजह से, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस की वजह से या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है सर। सर इसका ऑपोजिट है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। सर हाइपरमेट्रोपिया और क्या बोलते हैं, फारसाइटेडनेस, दूर की चीजें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती। सर किस वजह से होता है, eyeball becomes too small या फिर focal length of the eye lens becomes too long। सर मायोपिया को कनेक्ट किस लेंस से किया था, कनकेव। इसे किससे सही करोगे सर। नेक्स्ट क्या है, प्रेसबायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। सर इसमें क्या होता है, ना ही चीजें पास की दिखती है, ना ही चीजें दूर की दिखती है। जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है, आपकी सिलेरी मसल्स वीक होती हैं, वो फोकल एडजस्ट नहीं कर पाती किसकी, लेंस, जिसकी वजह से पास की और दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक है। करेक्टिव लेंस बाइफोकल लेंस यूज करते हैं जिसमें कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। सर आज कहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखना टॉपिक क्या लिखा है। नहीं, एडवांटेजेस ऑफ आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस। क्या एडवांटेज है, अगर आपने फिशेस देखी है, फिशेस की आई साइड में होती है, आपकी आंखें सामने है। साइड वालों को ज्यादा दिखता है, सामने वालों को ज्यादा दिखता है, साइड वालों को ज्यादा दिखता है। साइड में आंखें हैं, आप इस साइड देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो, ना सामने देख पा रहे हो ना पीछे देख पा रहे हो। लेकिन सामने होने की वजह से आपका जो व्यू पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सर हमें, हमारी तो सामने, हम तब भी नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं। एडवांटेजेस ऑफ आई लेंस इन फ्रंट ऑफ द फेस क्या है, वाइडर फील्ड व्यू मिलता है आपको, आपका जो व्यू पॉइंट है वो बढ़ जाता है। इट एनहांसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट faint objects. It provides three dimensional view। थ्री डायमेंशनल व्यू मतलब एक्स वाई जी तीनों प्लेन में दिखता है। सर हमें नहीं पता क्या होता है, छोड़ दो। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हाँ ये छोड़ दोगे तो नंबर भी छोड़ देंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़नी है, सबसे पहले ग्लास प्रिज्म बना लें। सर ये ट्राइंगल है, नहीं ग्लास प्रिज्म है ये। अगर इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी होगी। सर नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इस पे अगर 90 देखोगे तो ये 90 बना दिया। सर आपने बना लिया, हमने मान लिया, ठीक है। ये ए बी सी, ये क्या है, एयर, ये भी क्या है, एयर, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म, मतलब ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये फिर क्या है, रेयरर। सर यहां से इंसिडेंट रे आई, सर आ गई आ गई आ गई। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, सर टुवर्ड्स नॉर्मल। रीजन, रेयरर टू डेंसर मूव कर रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। सर ये लो बेंड कर दिया हमने, सर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, लगता है ऐसा। सर क्यों, क्योंकि अगर सीधी जाती तो ऐसी जाती। सर इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल भी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहां से रे एयर में जा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब कुछ ऐसी चली जाएगी। ये क्या थी, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। सर इमर्जेंट क्यों, क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इमर्ज हो रही है प्रिज्म से। सर एंगल्स भी बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई,
अब एंगल यहां बनेगा या यहां बनेगा? सर नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे को ही आगे एक्सटेंड किया आपने, R1। अब ये एंगल यहां बनेगा, R2। ठीक है, ये एंगल क्या बनेगा? E, इमर्जेंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सर आपने इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड किया, अब इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर दो। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक एंगल बनेगा जिसे एंगल D, एंगल ऑफ डेविएशन। चेक करना, एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये एंगल ऑफ डेविएशन क्यों लिखा है बताता हूँ। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो जो इंसिडेंट रे है वो सीधी जाती ऐसे, लेकिन प्रिज्म के आने से वो कुछ इस तरीके से जा रही है, मतलब अपने पाथ से वो डेविएट हो रही है। कितने एंगल पे डेविएट हो रही है? इस एंगल पे। इसी को आपने क्या बोल दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आया यहाँ तक? पक्का? इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, प्रिज्म से बाहर निकली, इमर्जेंट। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे ने R1 और R2 एंगल बनाया, इमर्जेंट रे ने E एंगल बनाया। आपने इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दिया और इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे जो एंगल बनेगा उसे एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये प्रिज्म है, प्रिज्म का भी कोई एंगल होता है? हाँ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सर इतनी चीजें क्लियर हुई? अभी लिख लें सर? बिल्कुल, डायग्राम ड्रॉ करो। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस, ये सारी चीजें क्लियर है? आपसे एग्जाम में इस पे से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। जैसे कि ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको डायग्राम दे देगा, आपसे कोई भी चीज पूछ लेगा, जैसे इस एंगल का नाम क्या है, जैसे इस एंगल का नाम क्या है, ठीक है, लेबलिंग। हाँ जी, बनाने को भी आ सकता है और लेबलिंग। ये देखो, अभी आपने ये डायग्राम देखा था प्रिज्म का। प्रिज्म बेसिकली होता क्या है? इट्स अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आपने अपने इस पे लिखी जो भी लिखी। सर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेस। अभी आपने देखा था ट्रायंगल का जो ऊपर वाला पोर्शन था वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म लगा था। तो दो फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। सर एंगल ऑफ डेविएशन, इट्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ऑब्वियसली डिफाइन पूछेगा आपसे तो क्या लिखोगे? सर ये सर इंसिडेंट रे को ऊपर ले जाओ, इमर्जेंट रे को पीछे ले जाओ। ठीक है, चलो सर। अब रेनबो देखा है आपने? सर देखा है। रेनबो में क्या होता है? आपकी जो व्हाइट लाइट आती है वो सेग्रीगेट होती है 7 काइंड ऑफ कलर्स में, जिसे आप क्या बोलते हो? विबग्योर। विबग्योर रेनबो। चलो अब ये देखो, when white light is passed through a glass prism, it splits into 7 constituent colors to form a band of 7 colors. This phenomena is called dispersion. आपने 2 फिनोमेना पढ़े, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तीसरा फिनोमेना यहाँ आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज conversion of white light into 7 constituent colors. सर 7 कलर्स होते कौन कौन से हैं? सर विबग्योर। कोई बता सकता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही कलर्स होते हैं। इसके अलावा और कोई कलर देखा है आपने रेनबो में? सर हमने रेनबो नहीं देखा। ये बात भी ठीक है। सर हम बारिश में बाहर नहीं निकलते, रेनबो कहाँ से देखेंगे? बेटा बारिश में कभी भी रेनबो नहीं देखता, बारिश के बाद देखता। ठंडी लग जाएगी, बेचारा हमारा लड़का खो जाएगा कहीं। चलो सर वापस आओ।
आपने कभी स्केल के साथ वो देखा ट्यूबलाइट को? उसमें भी लाइट जो है वो सेग्रीगेट होती है 7 कलर्स में। जिसके पास स्केल है वो देख सकता है, जिसके पास नहीं है वो घर जाके देख लेना। सर अब स्केल लेके आएंगे लेकिन देखेंगे यहीं शॉप का। क्या कह रहे हो? चलो भाई बेटा ट्यूबलाइट को देखना है, तुम अपने आप को देखे जा रहे हो उसमें। सर ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो आपका रेनबो बना था उसे आप क्या बोलते हो बेसिकली? स्पेक्ट्रम। एक्रोनिम क्या यूज होता है? सर एक्रोनिम क्या होता है, पता है किसी को? एक्रोनिम दवाई का नाम नहीं होता। जब आप किसी भी वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो उसे एक्रोनिम बोलते हो। जैसे डॉक्टर के लिए आप क्या यूज करते हो? DR। उसी तरीके से जो आपके कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के, उसके लिए आप क्या एक्रोनिम यूज करते हो? विप क्या हो? सर इसमें वेवलेंथ जैसा कुछ लिखा हुआ है आपने, वेवलेंथ आपने क्लास 9 में पढ़ा है? सर नहीं, साउंड हमारा ओमिटेड हो गया था। चलो कोई बात नहीं। जब आप वेवलेंथ की बात करते हो, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या पढ़ना है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो स्कैटर कम होगा। सर स्कैटर कम होगा मतलब वो फैलेगा कम। जैसे आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट में जो सिग्नल रेड है वो रेड क्यों यूज करते हैं? सर कैसी बात करते हो, रेड यूज करते हैं, कर लिया उन्होंने, हमें क्या? अभी आपने देखा रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा? कम। डिस्पर्जन कम होगा। डिस्पर्जन कम होगा तो रेड कलर हमें दूर से दिख जाएगा। इसीलिए डेंजर के साइंस हमेशा रेड कलर में होते हैं ताकि वो इजीली फार डिस्टेंस से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो आप जो बोलते हो बैल को लाल कपड़ा दिखाओ तो वो उससे भाग ना, बैल कलर ब्लाइंड होता है। सब आपको पागल बना, अभी तक बड़ा आपने सब बेवकूफी है। सर ऐसा मत बोलो, ये देखो सर ये क्या लिखा हुआ है नीचे? रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर के अराउंड। 700 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर नैनोमीटर। ठीक है, वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएटेड कलर एज इट इज हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इसकी होती है अराउंड 380 और 400। हम 9th-10th क्लास में हैं तो हम कितनी लेंगे सर जो हमें इजीली याद हो जाए? 400 नैनोमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आता रेड कलर की कितनी? 700 और वॉयलेट की कितनी? 400। कोई प्रॉब्लम? सर नहीं। अब यहाँ से आपके थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सर थ्योरी क्वेश्चन क्या स्टार्ट होंगे? आपके स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? सर और क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्या पूरा टाइम स्काई का कलर ब्लू होता है? नहीं, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे हल्का सा रेडिश ऑरेंज होता है। सर रेडिश नहीं, रेडिश। पता चले मूली लेके आ गए तुम। सर पढ़ना, ये कुछ पॉइंट दे रखे पढ़ना। Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of 7 colors. सर इसे कहाँ से ले आए? फोर्स जब आपने पढ़ी थी तब भी न्यूटन, मोशन जब आपने पढ़ा तब भी न्यूटन, लाइट जब आप पढ़ रहे हो तब भी न्यूटन। बेटा फिजिक्स में आधी जगह न्यूटन मिलेगा आपको। तो न्यूटन बाबा की जय। आगे बढ़ो। He passed sunlight through a glass prism to form a band of 7 colors. उसने क्या किया? सनलाइट को पास कराया कहाँ से? ग्लास प्रिज्म से। तो जो व्हाइट लाइट थी वो ब्रेक हुई कितने कलर्स में? अब भाई साहब को लगा अगर एक बार पास कराया तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई है, अगर 2 बार पास कराएंगे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो उसने कर दिया He tried to split the colors further by putting another prism ahead of the prism forming the spectrum, but he failed to obtain more colors.
हाँ वही जो हमने बोला। पहली बार तो किया 7 मिल गए, उसने सोचा भैया एक बार में इतना पैसा मिल गया, दूसरी बार और मिल जाएगा, साइड वाले भी ऐसे रहेंगे। फिर उसने दूसरा प्रिज्म रखा, फिर वो फेल हो गया, फिर मिली उसे एक सिंगल लाइट। He formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of the prism, forming the spectrum. All 7 colors वापस से white light में convert हो गए। स्वाहा। हाँ ये भी बहुत बढ़िया था। कौन था ये? ठीक है। जब पहली बार उसने प्रिज्म रखा तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हुआ। दूसरी बार जब इन्वर्टेड प्रिज्म रखा पहले प्रिज्म के आगे, तो वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। सर कैसे? मतलब पहला प्रिज्म ऐसा था, दूसरा प्रिज्म उसने इन्वर्टेड रखा, क्या देखना ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा? सर ग्लास स्लैब, हाँ डोरिटोस वगैरह बहुत बढ़िया। ग्लास स्लैब में कभी आपने देखा है कि व्हाइट लाइट 7 कलर निकल रहे हो? नहीं, तो वापस से क्या मिल जाती है आपको? व्हाइट लाइट। न्यूटन के कई सारे एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में भी कराए जाते हैं। न्यूटन डिस्क बनवाइए किसी से क्लास में, डिस्क। हाँ न्यूटन डिस्क को हाई स्पीड पे रोटेट कराते हो तो वो वापस से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सर हाँ चलो आज के लिए इतना काफी है। हाँ सर बिल्कुल।